Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 3rd atoms and molecules part 3rd, or you can say the last part. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are continuing our writing chemical formula. We have 3 ground rules how to write formula. Then we'll discuss about the formulae of simple compounds. Then we'll discuss molecular mass, and we'll discuss about the formula unit mass, and we'll know some about what is mole concept. Then we'll know about Avogadro number. ठीक है, तो फिर इसी के साथ let's start the third part. We have 3 ground rules while writing chemical formulae. केमिकल फॉर्मूले लिखने के टाइम में हमें कुछ रूल्स का ध्यान देना पड़ेगा. हियर वी हैव 3 बेसिक रूल्स. देन व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज द वैलेंसी ऑफ चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस. यानी कि चाहे वैलेंसी हो, एक कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, उसमें एटम्स हो या फिर चार्जेस हो, ये आयन्स हो, ये सारे कंबाइन होंगे केमिकली, दे विल कंबाइन. तो इन दोनों एटम्स का या फिर ये चार्जेस बैलेंस होना चाहिए या उनका वैलेंसी ये बैलेंस होना चाहिए. ये है रूल नंबर 1. ये हम जब आगे इसका एग्जांपल्स करते जाएंगे, ये बात याद रखिए, हम कैसे अप्लाई होता है ये दिखाएंगे. और रूल नंबर 2 ये है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. एक कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल मिलकर रहता है. जैसे हमारे यहाँ हो गया ये हमारे कैल्शियम ऑक्साइड, हमारे सोडियम क्लोराइड, हमारे आयरन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, ये सारे. तो इसमें क्या होता है, एक मेटल पार्ट रहता है, एक नॉन मेटल पार्ट रहता है. तो मेटल पार्ट जो है ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा. जैसे हमारी कैल्शियम हो गया, इधर सोडियम हो गया, हमारी फेरस हो गया, या फिर हमारा कॉपर हो गया. ये सारे मेटल्स है, ये लेफ्ट साइड में लिखा गया है, आप देख रहे हैं. जो नॉन मेटल पार्ट है जैसे कि हमारे ऑक्सीजन, या फिर इधर हमारा सल्फर, या फिर ये हमारे क्लोरीन, ये सारे राइट साइड में लिखे जाएंगे. देन रूल नंबर 3, इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस आप जानते हैं, जिस आयंस में बहुत सारे एटम्स रहकर एक ग्रुप होकर एक चार्ज रहता है उनका, उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस. तो ऐसे कंपाउंड्स ऑल्सो फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस होगा. द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय closing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. जैसे देखिए Mg एक आयन हुआ Mg, और OH एक हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस और Mg प्लस. तो ये OH जो है ये मोर देन 1 है. हमारे हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये 2 है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखा गया है. यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा गया है और 2 आउटसाइड लिखा गया है. यानी कि ये हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों, इनका नंबर 2 है ये आयन. और अगर ये एक ही प्रेजेंट है, जैसे NaOH में ये एक ही प्रेजेंट है, इसमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है. पर अगर एक से ज़्यादा है ब्रैकेट देने की जरूरत है. आइए देखते हैं फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. तो सिंपल कंपाउंड्स कैसे हम लिखेंगे, उसका फॉर्मूले हम कैसे लिखेंगे. ये फॉर्मूले जो है फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म होता है. द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स व्हिच आर मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स. बाइनरी कंपाउंड्स हम किसे कहेंगे कि जिसमें एलिमेंट सारे मिलके बनता है हमारे कंपाउंड. केमिकली दे कंबाइन, एलिमेंट्स कंबाइन करता है. तो जब ये 2 ही एलिमेंट रहता है तो फिर इसे कहते हैं, उस कंपाउंड का कहते हैं बाइनरी कंपाउंड. बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये जानते हैं आप. मोनो मतलब सिंगल 1. तो फिर इसी हिसाब से इसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट एक मिलके कंपाउंड बनाते हैं. वैलेंसी ऑफ सब आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6. यू कैन यूज दीज टू राइट फॉर्मूले फॉर कंपाउंड्स. व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले फॉर कंपाउंड्स वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन. तो फिर जब हम ये लिखेंगे, ये केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसका सिंबल से लिख देंगे और फिर इसका नीचे उसका वैलेंसी. जैसे हाइड्रोजन के नीचे लिखा गया इसका वैलेंसी कितना 1, और क्लोरीन के नीचे उसका वैलेंसी लिखा गया
1। तो फिर ऐसे ही हमको उसका वैलेंसी साथ साथ उसके नीचे हम लिखेंगे वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। तो फिर ये वैलेंसी जो है देखिए H का हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया 1। जब इसको लिखना है हमको H के साथ क्लोरीन का वैलेंसी लिखना है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखना है। इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं, क्रॉस ओवर किया जाता है। इसीलिए क्योंकि HCl में एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन का एटम है, इसीलिए इसको HCl लिखा गया है। अगर देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, हाइड्रोजन का वैलेंसी हो गया 1 और हमारी सल्फर का वैलेंसी हो गया 2। तो फिर हमको जब लिखना है, हमने लिख दिया ये हाइड्रोजन और ये सल्फर, तो फिर जब लिखना है हाइड्रोजन के नीचे हमको सल्फर का वैलेंसी लिखना है और सल्फर के नीचे हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखना है। क्योंकि ये ऐसे क्रॉस ओवर होगा तो 1 को तो हम लिखते ही नहीं, इसीलिए हम 1 हटा देंगे। ये हो गया H2S। ऐसे ही हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। हमारा फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या है, कार्बन का वैलेंसी आप जानते हैं 4, क्लोरीन का 1। तो फिर जैसे ये क्रॉस ओवर होगा, हमारा कार्बन के नीचे हमने लिखा 1 और क्लोरीन के नीचे हमने लिखा जो कार्बन का है वैलेंसी 4, तो 1 तो नहीं लिखा जाता, इसीलिए ये हो गया हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखे तो मैग्नीशियम का ये एक वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+ फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन Cl-। तो ये है हमारे है Mg2+ और ये है हमारी Cl-। हमने कहा था एक रूल, पहले वाला रूल कि चार्जेस मस्ट बैलेंस, चार्जेस बैलेंस होना है, फर्स्ट वाला रूल था, याद आया। तो फिर इसीलिए यहाँ क्योंकि चार्ज क्लोरीन का चार्ज सिर्फ 1 है पर हमारे मैग्नीशियम का 2 है, इसीलिए हमको क्लोरीन का जो नेगेटिव आयन है वो हमको बैलेंस करना है, इसीलिए ये इंटू 2 हो जाएगा। इसीलिए हमारे क्लोरीन 2 है, Cl2 है ना, ये 2 हो जाएगा। देखिए हमने अब चार्ज बैलेंस हो गया और ये जो क्रॉस ओवर हो गया हमारा क्लोरीन के नीचे Mg का जो वैलेंसी है वही लिखा गया है और Mg के नीचे कितना है 1 है ये MgCl2। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions for each magnesium ion। एक मैग्नीशियम आयन के लिए 2 क्लोराइड आयन है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस। ठीक है, ये इसका जो है क्लोरीन का एक ही है हमारी आयन, ये एक ही है, तो फिर क्योंकि वो -1 है इसीलिए हमको +2 के साथ हमको बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए ये क्लोरीन हमको 2 लेना पड़ा ताकि +2 -2 बैलेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन मस्ट भी बैलेंस हो गया। आइए देखते हैं और कुछ फार्मूला, जैसे हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें क्या है, एल्युमिनियम का हमारे वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। तो फिर इसी हिसाब से हमारे एल्युमिनियम पे आ गया ऑक्सीजन का वैलेंसी और ऑक्सीजन के नीचे आ गया एल्युमिनियम का वैलेंसी और ये हो गया Al2O3। फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का भी 2 है पर और ऑक्सीजन का भी, कैल्शियम का भी चार्जेस 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है। तो फिर ऐसे में क्रिस क्रॉस होगा तो क्या होगा, Ca2O2 हो गया। तो ऐसे में हम उसको CaO कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है, सोडियम क्या है Na और नाइट्रेट क्या है NO3। तो सोडियम का चार्जेस हो गया +1 और NO3 का 1-। तो ऐसे में दोनों का सिर्फ एक ही आयन है, इसीलिए ये हो गया NaNO3। पर यहाँ पर क्या हुआ, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये एक से ज़्यादा है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। और जैसे पहले वाले फार्मूला कि कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो लिखा गया हाइड्रोक्साइड के नीचे
और ये हाइड्रोक्साइड का जो चार्जेस है 1 वो लिखा गया कैल्शियम के नीचे। तो ये हो गया हमारा CaOH2। इसमें एक नई बात क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो फिर 1 से ज़्यादा है, इसीलिए वो पॉलीएटॉमिक आयन है। और इसमें 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, इसलिए द 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि जो कि कैल्शियम से जुड़े हैं, कैल्शियम एटम से। तो फिर इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का चार्ज हो गया +1 और कार्बोनेट का हमारा चार्ज हो गया 2-। ऐसे में क्योंकि क्रॉस ओवर होगा, इसीलिए Na के नीचे लिखा गया कार्बोनेट का Na2 और CO3 एक ही है, इसीलिए ये लिखा गया सिर्फ CO3। अगर CO3 भी 1 से ज़्यादा होता इसको हम ब्रैकेटेड करते, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कार्बोनेट है भले ही वो पॉलीएटॉमिक है पर इसमें ये एक ही है, इसीलिए नॉट मोर देन 1 इज ओनली 1 आयन प्रेजेंट, इसीलिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं एमोनियम सल्फेट। एमोनियम है हमारे NH4 और जिसका चार्ज है +1। आपने वो टेबल पे देखा था। ऐसे सल्फेट है का चार्जेस होता है 2-, क्योंकि ये क्रॉसओवर होता है और इसीलिए हमारी सल्फेट का जो चार्ज है हमारे 2 ये लिखा जाएगा NH4 के नीचे और SO4 जो ये सिंगल है तो इसी को ब्रैकेटेड किया गया है हमारे 3rd रूल के हिसाब से। और ये हो गया हमारा NH4 to SO4 किसके लिए, एमोनियम सल्फेट के लिए। तो फिर इसी हिसाब से हमारे ये सारे फॉर्मूला लिखे जाते हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार सुन लीजिए। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम सारे केमिकली कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर हम मॉलिक्यूल की मास लेना चाहें तो ईच एटम का मास लेंगे और इसको जोड़ेंगे, उसका प्लस करेंगे, तो उसी को ही कहा गया है द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास लेना चाहेंगे तो वो सम ऑफ द एटॉमिक मास, उसमें जो जो भी एटम्स है उन सब का एटम्स के मास का एडिशन होगा और वो हो जाएगा हमारे मॉलिक्यूलर मास। तो इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड, और इसी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली इट इज डेजिग्नेटेड एज यू। तो मॉलिक्यूलर मास को यू से कहा जाता है। देखो एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हमने लिया एक वाटर मॉलिक्यूल, तो कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ये दोनों की हम कैलकुलेट करेंगे। देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या है 1U और 1 ऑक्सीजन एटम का मास क्या है 16U। उसी हिसाब से 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 2 × 1 और 1 ऑक्सीजन का मास हो गया 1 × 16, और ये टोटल 16 + 2 हमारा हो गया 18U। क्लियर। आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 में क्या है, एक ही H है और एक N है और 3 O है ना, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिखा गया 1, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास आप जानते हैं 14U और 3O मतलब 3 × 16। हमारा ऑक्सीजन का 1 एटम का मास हो गया 16U, 3 × 16, ये हो गया हमारे 48, टोटल 63U, ये हो गया हमारा HNO3। इसी हिसाब से आप बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
आइए देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास क्या है। जैसे मॉलिक्यूलर मास में हमको कहा गया कि किसका, हमने सारे एटम्स का मास को प्लस किया। इसमें एक ही बात है कि पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में डिफरेंस ये है कि इसमें द ओनली डिफरेंस इज, इसमें आयन्स होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं, इसमें आयन्स होते हैं। आयन्स सारे मिलकर मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी हिसाब से। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे एटम्स का नहीं, वी सी द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स। तो इसमें एटम्स नहीं, आयन्स सारे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसी का जब कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास, उसे फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाता है। जैसे कि आप मान लो एक सोडियम क्लोराइड में क्या है, एक सोडियम का आयन Na+ और एक क्लोरीन का आयन Cl-। तो फिर ये दोनों आयन, तो फिर इसी का अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो कहा जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो हमारे इसका अगर 23 सोडियम का और क्लोरीन का हो गया 35.5, इसी हिसाब से ये हो गया 58.5 U। चलिए देखो, ये सर बहुत अच्छी तरह दिया गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन। ये तो हम जानेंगे इसके बाद, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वो टेबल पे आएंगे। देखो मोल कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह कान फाड़ के सुन लो, दिमाग खोल के सुन लो आप। मोल कॉन्सेप्ट ये इजी है, पर आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, विथ प्रॉपर डिसिप्लिन ध्यान से सुनना है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आप सब जानते हैं वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। अगर ये रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो लगभग इसी प्रकार का हमें मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का ये नंबर्स बैलेंस किया जाता है। उसी हिसाब से ये बैलेंस होकर हमको ये रिएक्शन मिला। क्या मिला, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये सब मिलकर बनाते हैं 2 वाटर का मॉलिक्यूल। इन द above reaction indicates that 2 molecules of hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water, है ना। तो बात क्लियर। अब हम इसके मास कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उसका मास क्या होगा, एक एटम हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो इंटू 4 हो जाएगा ना, इसलिए हो गया 4U। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16U, तो उसी हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो गया हमारा 32U। तो ये सारे मिलाकर हो गया हमारे 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का मास जो है वो कितना हो गया 36U। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने देखी, इससे हमें क्या पता चला कि द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना क्वांटिटी में कुछ भी सब्सटेंस है वो हमको कैसे पता चलता है, उसका मास देख के या फिर उसका नंबर देख के। जैसे आपके पापा मार्केट से वेजिटेबल्स लाए एक बैग में, आपने उसको थोड़ा उठा के देखा, भारी लग रहा है, आपको लगा कि अरे बहुत सारे वेजिटेबल्स आए हैं, या फिर एक तो ये मास गया, या फिर आपने देखा कि टोकरी से, आपके बैग से, पापा जो लाए हैं बैग, उसके ऊपर से भी उछल रहे हैं और दिख रहे हैं कि बहुत सारे नंबर्स अंदर भरे हैं, तो आपको लगता है पापा बहुत सारे वेजिटेबल्स लाए हैं, है ना। तो फिर मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पता चलता है कि उसका क्वांटिटी कितना है। तो केमिकल रिएक्शन बट ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द केमिकल रिएक्शन में हमें क्या पता चलता है, नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे हमको इसी में पता चला कि 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया और 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। हमको पता चला ना, क्या पता चला, नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमको पता चला। इसीलिए हमको इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन देयर मास। तो फिर इसीलिए किसी अमाउंट को दिखाने के लिए हमको मास के बजाय नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है, सुविधा पड़ रहा है हमको। तो फिर इसी से आया हमारा मोल कंसेप्ट। सो न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसीलिए क्योंकि हमको नंबर सुविधा पड़ रहा है मोल का इंट्रोड्यूस्ड हुआ। द मोल symbol mole is the SI unit of amount of substance. 1 mole contains exactly, तो ये 1 mole, एक डजन बोलने से तो आपको पता चलता है कि 12 नंबर्स है, पर उससे आपको ये पता नहीं चलता कि उसका मास क्या है। पर इसमें मोल कंसेप्ट में एवरीथिंग क्लियर बिफोर यू, कितना नंबर्स है कितना मास है। तो 1 मोल कंटेंस एग्जैक्टली, 1 मोल में एग्जैक्टली कितना अमाउंट रहता है, वो है 6.022140076 into 10 to the power 23 elementary entity. This number is the fixed numerical value of the Avogadro's constant. तो फिर 1 मोल बोलने से इतना अमाउंट ऑफ है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर कुछ भी हो, 1 मोल मतलब इतना ही नंबर से है ना, बहुत सुविधा। तो फिर 1 मोल मतलब इतना। तो इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है, इसी को एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है और इसको Na भी कहा जाता है, शॉर्ट में Na, एवोगैड्रोस नंबर, when expressed in the unit mole and is called the Avogadro's number. एवोगैड्रोस नंबर मतलब क्या, 6.022140076 into 10 to the power 23, जिसको शॉर्ट में 6.022 into 10 to the power 23 सबसे आप याद रख सकते हैं। The amount of substance symbol n of a system is a measure of the number of specified elementary entity. The elementary entity में भी ये 1 मोल ऑफ आप एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, पर उसका नंबर यही होगा बस 6.022 into 10 to the power 23, यही है उसका नंबर, चाहे आप कुछ भी ले लें। तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम दैट कंटेंस 6.022140076 into 10 to the power 23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटी। तो 1 मोल अमाउंट हो गया इतना नंबर्स। मोल ऑफ एनीथिंग कंटेंस कितने नंबर्स, 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स। तो हम 1 डजन बोलने से आपको पता है कि वो 12 पीसेस है। तो 1 ग्रास बोलने से क्या है, 144 नंबर से। बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू ए नंबर, ए मोल हैज 1 मोर एडवांटेज ओवर ए डजन। तो फिर डजन से तो काम चल रहा था, हमने ये एवोगैड्रोस नंबर क्यों लिया, इससे और कुछ भी सुविधा पड़ता है। क्या सुविधा पड़ता है, द एडवांटेज इज दैट, हमको ये सुविधा पड़ता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। अरे आपको पता है क्या, 1 डजन केला लेंगे तो उसका वजन कितना होगा, आपको नहीं पता ना, पर ये मोल में हमको उसका मास भी फिक्स्ड है, यही तो है बहुत सुविधाजनक। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। कैसे, आगे देखते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अरे जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना U होता है, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस बोलने से बस उसी नंबर और उसके साथ ग्राम आता है, G होता है, ठीक है। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम। अब जानते हैं एटॉमिक मास मतलब क्या है, एटॉमिक मास मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट U, और ये हम बोलते एक्सप्रेस करते हैं U से। तो हमको अगर कहा जाए टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, अगर एटॉमिक मास बोले तो 1 एटम का मास लिया जाता है और U एक्सप्रेस होता है U से। पर अगर आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कहा जाए ऑफ दैट एलिमेंट, तो उससे कहा जाता है मोलार मास भी कहा जाता है। मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, उसको कहा जाता है मोलार मास। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट जस्ट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम U to G, बस U को G कर लेना है। तो मोलार मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास।
क्योंकि हमने ग्राम कर दिया ना, U को ग्राम कर दिया, जस्ट एटॉमिक मास को ग्राम कर दिया, इसलिए उसको कहा गया मोलर मास, ये ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1U, अगर ग्राम एटॉमिक मास लिया जाए जिससे उसका मोलर मास कहा जाता है, वो हो गया हमारा 1 ग्राम, क्योंकि U को हमने ग्राम से कहा ना, इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास। तो 1U हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का अगर आप मास लेंगे तो क्या है 1U है, ये आप जानते हैं पहले से, पर 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो उसका वजन 1 ग्राम है, ठीक है, उसका मास होगा 1 ग्राम। और उसमें कितना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे 6.022 × 10⁻23। ऐसे चाहे किसी का भी, किसी एलिमेंट का आप ले लीजिए, आप ले लीजिए ऑक्सीजन का ले लीजिए, तो ऑक्सीजन का 16U ऑक्सीजन है ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन का एक एटम लेंगे तो उसका कितना मास होगा 16U। अगर आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेंगे तो उसका मास हो जाएगा 16 ग्राम। और इसमें कितने सारे ऑक्सीजन एटम रहेगा, वो हो गया 6.022 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही आपने एटम्स का कैलकुलेट किया, ऐसे ही आप कर सकते हैं मॉलिक्यूल का भी। जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या है, टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसमें था ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे ही है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये बिल्कुल ही सेम है एटम जैसे, बस एटम की जगह आप लिख लीजिए मॉलिक्यूल। टू फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जैसे कि हमारे वाटर का हो गया 18U, तो फिर वो हो गया मॉलिक्यूलर मास 18U। पर अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास चाहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहे या फिर मोलर मास चाहे, तो वो हो गया हमारा 18 ग्राम। देखो 18U वाटर हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल वाटर, वाटर का 1 मॉलिक्यूल 18U हो गया। पर अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर वाटर लेंगे तो वो हो गया 18 ग्राम, ठीक है। तो इसमें कितने सारे नंबर्स ऑफ वाटर रहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने सारे रहेंगे, इसमें रहेंगे 6.022 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ molecules of water रहेंगे बस। Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass in grams to the number. It is done as follows. तो फिर इसके लिए चलिए ये नंबर अच्छी तरह याद कर लीजिए। 1 मोल इक्वल टू कितना हो गया हमारा 6.022 × 10⁻23 नंबर। तो फिर ये हो गया हमारा रिलेटिव मास इन ग्राम्स, चाहे उसका मास जो भी हो उसको ग्राम्स में आप लिख ले, वो हो गया उसका मोलर मास। तो फिर 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 इन नंबर। Thus a mole is the chemist's counting unit. The word mole was introduced around, ये 1896 में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। और इसका लाटिन में इसका मोल का मीनिंग होता है हीप और पाइल, एक जमा हुआ, एक हीप होता है ना, जमा हुआ गदा बोलते हैं, तो फिर इकट्ठा जो जमा होकर रहता है वो हीप बोलते हैं। पर इसको अप्रूवल मिला, द यूनिट वाज एक्सेप्टेड इन 1967। उसको 71 ईयर्स वेट करना पड़ा जब इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एक्सेप्टेड होने के लिए। तो टू प्रोवाइड द सिंपल वे ऑफ, इससे क्या मोल का यूज क्या है, ये यूज होता है टू प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर और द मैसिव हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स को दर्शाने के लिए ये मोल का यूज होता है। इसी के साथ हमारे खत्म होता है। थैंक यू।